हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके दो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, कैसे लिपिड सिंथेसिस हो रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा। और साइट्स भी देखा दोनों, कहाँ कहाँ पाया जाता है ज्यादा। चलिए फिर उससे आज आगे बढ़ते हैं। उससे आगे क्या होता है, गोल्जी एपरेटस। तो आज गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी एपरेटस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले सेल बनाते हैं। आज बनाएंगे ट्रायंगुलर सेल, बाद में स्क्वायर बना रहे थे या ग्लोबुलर राउंड बना रहे थे, आज ट्रायंगुलर सेल बनाएंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो जो न्यूक्लियस का एक प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियस बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास रहता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं बेसल पोलैरिटी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया, थ्रेड लाइक नेटवर्क। उसके बाद ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। और आज बनाएंगे क्या, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस बना लेते हैं। यह है गोल्जी एपरेटस। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कैसा दिख रहा है। इधर कॉन्वेक्स है, कॉन्केव, इसका कैसा से बोले, कन्वेक्सो कॉन्केव से बोल सकते हैं। तो ये पहला चीज क्या है, साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म एक गोल्जी एपरेटस है क्या, पहले सेल ऑर्गेनल। तो लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल। दूसरा चीज लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ है, ये तो बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया। इसको रिलेट कर सकते हैं, एपेक्स ऊपर वाला पार्ट, हार्ट में भी होता है, हार्ट नीचे वाला पार्ट, यहाँ एपेक्स होता है, ऊपर बेस होता है। तो लोकेशन क्या लिखेंगे, बिटवीन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और एपेक्स के बीच में गोल्जी, तो लिख सकते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड एपेक्स। और क्या, ये कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। और क्या होगा, मेम्ब्रेन का बना होगा, तो लिख सकते हैं मेड अप ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स या सिस्टर्न। मेड अप ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स या सिस्टर्न। और क्या, इसका शेप देख लेते हैं। शेप कैसा दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, कर्व्ड लाइक किसके तरह, चाय। देखो चाय आता है पियाला के अंदर, पियाला के तरह। वो चाय का कप नहीं होगा, उसका जो पियाला के अंदर रख के आ रहा है वो कप उसी की तरह होगा, लाइक शैलो कप। और क्या अगला चीज होगा, और क्या, सभी सेल्स में पाया जाएगा, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में पाया जाएगा। पर कहा, जहां सिक्रीशन का जरूरत होगा, सेक्रेटरी, क्या बोले थे पिछला क्लास में, बोले थे ना कि गोल्जी एपरेटस क्या है, सेक्रेटरी प्रोटीन बनाता है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन बनाता है। तो ज्यादा डेवलप्ड कहां होगा, वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी रीजन्स। जैसे कि लाइक कहाँ सिक्रेट ज्यादा चीज होता है, जीआईटी में। जीआईटी में कहाँ एसिड सिक्रेट हो रहा है, और क्या, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहे हैं। और अब आ जाते हैं क्या में, सरफेस इसका होता है, देख रहे हो वहां पर सरफेस है। सरफेस आपको दिख रहा है, एक तो ये कन्वेक्स सरफेस दिख रहा है, ये कनकेव सरफेस दिख रहा है। चलिए एक बार यहाँ पर फोटो बना लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास रहेगा और ये सेल मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या दिख रहा है, ये कनकेव दिख रहा है, कॉनकेव सरफेस। और ये कॉन्वेक्स सरफेस। दो सरफेस होता है, कॉनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस। अब आगे चलते हैं, ये किसके तरफ रहेगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन। कन्वेक्स किधर है, न्यूक्लियस के पास में है, तो लिख सकते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियस। और किसके तरफ रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको कोई एक फेस नाम देते हैं, कौन सा नाम देंगे, न्यूक्लियस के पास में जो प्रोटीन बन रहा है वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी एपरेटस के पास जा रहा है, तो इसको और कौन सा नाम देंगे, सिसफेस।
इसको नाम देंगे सिस फेस, और इसको क्या नाम देंगे, ट्रांसफेस। ट्रांसफेस यहां पर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन होने के लिए जा रहा है, तो लिख सकते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफेस के बाद जो बन के निकल रहा है मैच्योरिंग फेस, मैच्योर हो गया है, मैच्योरिंग फेस लिख सकते हैं। फिर तब इतना कहानी है गोल्जी एपरेटस का। साइटोप्लाज्मिक सेल होगा, लोकेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड एपेक्स, मेड अप ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस एक्सियल सिस्टम, शेप कर्व्ड लाइक सेलो का, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, वेल डेवलप्ड इन सेक्रेटरी रीजन्स लाइक जीआईटी। और ये सरफेस की कहानी हो गई खत्म। आगे चलेंगे, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस फोटो को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है, और ये वेसिकल्स निकल रहे हैं। तो चलिए काम समझते हैं इसका। न्यूक्लियर फॉर्म के अंदर क्या है, ये क्रोमैटिन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो जेनेटिक डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनेगा। फिर एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के होते इधर चल जाएगा, और यहाँ पर एमआरएनए क्या होता है पता है कि राइबोसोम एमआरएनए को लेके विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए एंड आरआरएनए, उसके हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां जहां प्रोटीन बनाएगा, यहाँ यहाँ सब जगह। तो ये प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगा। ये अंदर आया तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको पिछली क्लास में बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, एन-साइडेड ग्लाइकोसाइलेशन जिसको बोलते हैं। मॉडिफाइड किया मतलब, और क्या, इसमें कार्बो, जिस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जितना जुटेगा ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, यही कुछ मॉडिफिकेशन होता है। और यहाँ पर क्या, फिर ये यहाँ पर बन जाता है वेसिकल्स, वेसिकल्स, और यही बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर साइटोसोल में आ जाएगा, वेसिकल्स हो गया। ये क्या, और ये वेसिकल क्या होगा, इसको नाम क्या देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब आगे कहाँ जाएगा, गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा। तो गोल्जी एपरेटस के पास ऐसे ही नहीं चल जाए, उसको कोई सिग्नल मिलेगा कि आपको गोल्जी एपरेटस के पास जाना है। तो इसके लिए क्या, इस जो वेसिकल है उसके ऊपर प्रोटीन अटैच रहेगा, प्रोटीन अटैच रहेगा, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, कॉप2। इस प्रोटीन का नाम है कॉप2। अब यही कॉप2 लगा है तब जाएगा गोल्जी एपरेटस के पास, नहीं है तो गोल्जी एपरेटस के पास नहीं जाएगा। चलिए फिर ठीक है, तो इसके पास कॉप2 लगा है तो ये चल जाएगा गोल्जी एपरेटस के पास। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, जो मेम्ब्रेन है एक्सोसाइटोसिस करके इस वेसिकल को अंदर लेगा। फिर ये वेसिकल इधर जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास फिर वेसिकल निकल गया। और गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, पढ़ते आ रहे पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, वही होगा, पैकेजिंग होगा और मॉडिफिकेशन होगा, और बहुत सारा चीज होता है। लाइसोसोम बनने के लिए इसमें टैगिंग होता है, इसके एंजाइम में किसका होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक काफी है। और चलिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन में कमी रहा, चलिए इस वेसिकल के मानते हैं कि इस प्रोटीन में कुछ कमी है, तो यहाँ पर COP2 है तो COP1 भी होगा। तो जो मॉडिफाइड पूरा नहीं है उसको वापस भी भेज देगा, वापस भी भेज देगा, किसके पास भेज देगा, वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास फिर से भेज देगा कि जाओ फिर से मॉडिफाई होके आओ। तो फिर यहाँ पर एक वेसिकल निकला, इसके पास क्या होगा, इसके पास प्रोटीन होगा जो COP1 होगा, और जो COP1 होगा उसको डायरेक्शन मिला के तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास फिर से जाओ और फिर मॉडिफाई होके आओ। और जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ये जो ट्रांसफर वेसिकल हो रहा है इसको क्या नाम देते हैं, ट्रांसफर वेसिकल, ट्रांसफर वेसिकल। अब देखिए गोल्जी एपरेटस का काम हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, अब बाहर निकाला। तो एक जो वेसिकल है वो तो मेम्ब्रेन के पास जाएगा, इसके पास चल जाएगा मेम्ब्रेन के पास, उसको नाम देते हैं मेम्ब्रेनस प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन या मेम्ब्रेनस वेसिकल। ये है, इसके अंदर क्या होगा, सिक्रीट कर रहा है कुछ गोल्जी एपरेटस, यहाँ से जो बनते आया प्रोटीन एक एंजाइम की तरह है, उसको क्या, या तो इसके अंदर हार्मोन्स होगा या कोई न्यूरोट्रांसमीटर होगा, तो ये सेल से बाहर जाएगा और बॉडी में कुछ फंक्शन करेगा। तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन, सेक्रेटरी प्रोटीन या वेसिकल। और एक आपको बताया गोल्जी एपरेटस के अंदर एक जो होता है वेसिकल, उसमें टैगिंग होता है, मैनोज 6 फॉस्फेट, वो बन जाता है लाइसोसोम। तो आगे समझ, गोल्जी एपरेटस का यही काम है। तो चलिए इसको फ्लोचार्ट की मदद से समझेंगे आगे। न्यूक्लियस था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी एपरेटस, सेल सरफेस। तो लिख सकते हैं ये सभी है, इधर लिख लेंगे, ये जो सभी हैं इधर से ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा। न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सेल सरफेस, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए।
ये जुड़े नहीं होंगे तो पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा नहीं होगा, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आगे बढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, जो एमआरएनए हुआ एमआरएनए बाहर निकलता है, फिर जो राइबोसोम जुटा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फिर स्टोर्ड या सॉर्ट या प्रोसेस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, उसका स्टोरेशन हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा उसमें कोई पार्ट है उसको काट दिया जाता है, और क्या प्रोसेस्ड किया जाता है, प्रोसेस मतलब काटना छांटना और पहचानना। उसका क्या होगा, दिस प्रोटीन्स ट्रांसफॉर्म्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये जो प्रोटीन है वह मेम्ब्रेन बाउंड, उसको एक मेम्ब्रेन उससे घेरेगा और उसको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में बदल जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा। कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के बन के जाएगा, यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस। उसके बाद आगे चलिए, फिर इक्जोसाइटोसिस से होते हैं, इक्जोसाइटोसिस समझे, इक्जोसाइटोसिस कोई सेल हुआ, इक्जोसाइटोसिस किया तो बाहर फेंका, तो इक्जोसाइटोसिस के फॉर्मेशन से ये ट्रांसफर वेसिकल बनेगा, ये एक सिस्टर्न से दूसरा सिस्टर्न, दूसरा सिस्टर्न से तीसरा सिस्टर्न, इस पे जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर वेसिकल के थ्रू आगे बढ़ते जाएगा एक सिस्टर्न से अनदर सिस्टर्न। फिर फाइनली क्या हुआ, सेक्रेटरी वेसिकल बन गया, कोई जिसको बनना है मेम्ब्रेनस का प्रोटीन बनना हो मेम्ब्रेनस बन गया, जिसको सिक्रीट करना हो सेक्रेटरी वेसिकल। फिर उसका क्या होगा, जो सेल है वो इक्जोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देगा, वही लिख रहा है इक्जोसाइटोसिस अकर एंड प्रोटीन सिक्रीशन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम सेल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इतना ही कहानी है, और आगे क्या पढ़ेंगे, आगे फंक्शन पढ़ लेते हैं। जिसको फोटो खींचना है खींचिए, समझना है समझिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा भी। गोल्जी अपरेटस नंबर वेरी करता है, नंबर वेरीज 3 to 20 इन नंबर, किसी में 3 रहेगा, किसी में 4 रहेगा, किसी में 15 रहेगा, किसी में 16 रहेगा। अब क्या बोले, आगे क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, तो लिख लीजिए फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरिंग करता है, लिखिए प्रोटीन स्टोरिंग। दूसरा क्या बोलते हैं, प्रोटीन को सॉर्ट करता है, प्रोटीन सॉर्टिंग, और क्या करेगा, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन भी करता है। मॉडिफिकेशन किस में करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन में, लाइपोप्रोटीन, और क्या ग्लाइकोलिपिड। इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन में लिपिड जुड़ गया लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया ग्लाइकोलिपिड। तीसरा फंक्शन क्या है, पार्टिसिपेट्स, क्या बताए थे, लाइसोसोम का टैगिंग करता है मैनो 6 फॉस्फेट से, तो लिख सकता है पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, हाइड्रोलिटिक बैग या पाउच है, पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। चलिए देखिए कैसे बनता है, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इधर से होगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन क्या है, एक एंजाइम है, फिर गोल्जी एपरेटस के पास जाएगा, गोल्जी एपरेटस से क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। यही कहानी है। चौथा क्या, और क्या करता है, बोल रहे थे मेम्ब्रेनस प्रोटीन बना रहा था, पिछली फिगर में आप लोगों को देखा था, तो लिख सकते हैं पार्टीशन हेल्प्स इन सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये हो गया फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम खत्म हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले सेल ऑर्गेनल पे। अगला सेल ऑर्गेनल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल्स लाइक, इसका मतलब यही है, थ्रेड और ग्रेन्यूल्स लाइक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पढ़ते आ रहे शुरू से, पावर हाउस ऑफ सेल है, तो लिख लीजिए पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी, एनर्जी बॉडी को प्रदान इसी से करता है, कौन सा प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो पावर हाउस कैसे किस लिए कहते हैं, हर सिटी में एक पावर हाउस होता है, उसी से घर में एनर्जी प्रोवाइड होता है। तो क्या पावर हाउस ऑफ सेल था, देखिए बाहर में जो मोह माया का करेंसी है उसको क्या कहते हैं, पैसा, मनी। बॉडी का जो करेंसी है उसको कहते हैं एटीपी,
लिखते हैं पावर हाउस किस लिए कह रहे हैं, एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस करेगा, प्रेजेंट इन ऑल सेल, सभी सेल में रहेगा। पर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, एक्सेप्ट कौन सा, पढ़ते आ रहे रेड ब्लड सेल्स, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। और क्या एक होता है टर्मिनल केराटिनोसाइट्स, टर्मिनल केराटिनोसाइट कुछ नहीं है, वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ही पार्ट है, क्योंकि स्किन में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। अगला पार्ट चलते हैं, सभी सेल्स में पाया जाता है पर कुछ कुछ सेल्स में ज्यादा नंबर में पाया जाएगा, मोर अमाउंट में सेल्स में पाया जाएगा, जिसका किसका, जिसमें एक्टिविटी ज्यादा होगा, मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लिख सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मोर एक्टिव सेल्स। इसका एक्टिव सेल ज्यादा रहता है, एग्जांपल में लिख लीजिए, मसल्स चलना होता है उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मसल्स। और क्या, ब्रेन के पास होता है, सोचने का काम सब वही करता। और किडनी, जितना भी हम लोग का नाइट्रोजनस बेस्ट प्रोडक्ट है या बेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है किडनी। और क्या, हार्ट लाइफ लॉन्ग इसका क्या होता है, काम धड़कने का होता है, इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और क्या, एक बात और आपको सबसे शुरू क्लास में बताए थे कि सभी सेल ऑर्गेनल के पास, इस सेल ऑर्गेनल हैबिट्स ऑन सेपरेट सेल मेम्ब्रेन, सभी सेल ऑर्गेनल के पास एक अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन मेम्ब्रेन। कैसा होता है, सिंगल लेयर नहीं होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, एकदम सिस्टमेटिक चलना। उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद क्या देखिएगा, शेप देखिएगा, शेप कैसा होता है, पढ़ते आ रहे हैं शेप किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, इलिप्टिकल होता है। 11 में पढ़े केपलर्स लॉ, इलिप्टिकल शेप होता है। और कैसा होता है, और आगे क्या चलेंगे, इसका लेंथ क्या होगा, 0.5 से 2 माइक्रोन। इतना चीज है जानने के लिए, इसके लिए अब आगे फिगर बनाएंगे तो उसमें पता करेंगे। चलिए फिगर बना लेते हैं, जिनको फोटो खींचना खींचिए। और क्या, एक बात और है, एक बात और लिख लीजिए, नंबर, जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, नंबर वेरी इन सेल्स में वेरी करेगा, वो तो बताएंगे, इसी से पता चल रहा है मोर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मोर एक्टिव सेल्स। पर भी कहां कितना से कितना करेगा, few to thousands। जी स्क्रीनशॉट जिनको खींचना है खींचिए, आगे फिगर बनाएंगे। ये हो गया इलिप्टिकल। आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया, इनर मेम्ब्रेन भी होता है, डबल लेयर्ड बताए थे, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, तो डबल लेयर्ड बना लेंगे। देखिए फिर आउटर सेल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन लिखिए सिर्फ, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, ज्यादा परमिएबल होगा। आउटर मेम्ब्रेन होता है ज्यादा परमिएबल होता है, मोर परमिएबल। परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस से कोई भी आयन कितने आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, यही होता है मोर परमिएबल। अंदर वाला को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के कंपेयर में लेस परमिएबल होगा, लेस परमिएबल। और इन दोनों देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस मिलता है उसको क्या बोलेंगे, दो मेम्ब्रेन है, इंटर और मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस।
और इसमें क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में क्या ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होगा H+। और इनर मेम्ब्रेन में और कुछ सिस्टम भी पाया जाता है, याद होगा आप लोगों को, कौन सा सिस्टम पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सिस्टम बोलते हैं। साइटोक्रोम सिस्टम किससे मदद आता है, साइटोक्रोम सिस्टम हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये पूरा सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा बायोकेमिस्ट्री में। और इसके अंदर देखिए, उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड भरा होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड जो भरा होता है उसको क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं, मैट्रिक्स। और पढ़ते आ रहे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, तो अपना डीएनए होता है तो कैसा डीएनए होता है, इसमें डबल हेलिकल तो होता है, पर इसमें ऐसा नहीं स्ट्रैंड की तरह होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होगा, लिख दीजिए इसको, सर्कुलर डीएनए। डबल हेलिकल तो होता ही है, डबल हेलिकल। कितना जीन पाया जाता है, अप्रॉक्स 37 जीन पाया जाता है इस पे। और क्या, बहुत सारा इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन देखने को मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। यही है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर, जिनको समझना है समझे। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हो गया जो ज्यादा परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन हो गया जो लेस परमिएबल होगा। इन दोनों के बीच एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा पाया जाएगा। इसमें इनर मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम सिस्टम पाया जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है और एनर्जी, बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। और क्या, इसमें डीएनए, इसका खुद का डीएनए पाया जाता है जो कि डबल हेलिकल होता है और सर्कुलर होता है, शेप में कैसा सर्कुलर होगा, उसमें 37 जीन पाए जाएंगे। और जो फ्लूइड भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और बहुत सारा राइबोन्यूक्लियो, यहाँ पर राइबोन्यूक्लियो होगा, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो आईसीएम होगा, इनर सेल मेम्ब्रेन होगा, जो बताया था आगे, वो क्या होगा, रिच इन एंजाइम होगा। मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है, सेंट्रल, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में बीच में भरा फ्लूइड है तो लिख सकते हैं सेंट्रल फील्ड फ्लूइड कैविटी। और क्रिस्टा एक, उसको पिछला अथी में छूट गया था, जैसे कि इधर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर इसके अंदर इन्वेजिनेशन पाया जाता है, जो सेंटर तक पाया जाता है इन्वेजिनेशन, इसको क्या नाम देते हैं, क्रिस्टा। क्रिस्टा का काम क्या है, क्रिस्टी का काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। किस लिए करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सेंट्रल फ्लूइड कैविटी हो गया, इसमें क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स में क्या है, ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मदर जो है ना, मदर के डीएनए से ही आएगा, मैटरनल साइड से आएगा। तो लिख सकते हैं ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम, ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल साइड, मैटरनल साइड। इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस। पिता से आता तो क्या होता है, पैटर्नल इनहेरिटेंस। माता से आ रहा है तो मैटरनल इनहेरिटेंस। अब क्यों आ रहा है, देखिए जो ओवम है, फीमेल का ओवम है, उसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। जो मेल है,
जो मेल है उनका स्पर्म होता है, एक इसमें टेल होता है, ये स्पर्म हो गया। इसका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नेक पे प्रेजेंट होता है। तो यही, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या ओवम के अंदर सिर्फ इसका हेड ही जाता है, ओनली हेड इंटर्स इन ओवम, इसीलिए सिर्फ माता का माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। समझ गए इसका क्यों मैटरनल साइड में आ रहा है? क्योंकि जो ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया अंदर प्रेजेंट था और स्पर्म में था जो नेक के पास ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हेड ओवम के अंदर गया तो सिर्फ उसका जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया वो अंदर नहीं गया, इसीलिए। तो लिख सकते हैं फीमेल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम मदर से इनटू जायगोट। जो जायगोट बना उसमें जो मैटरनल डीएनए है वो कहां से आया? माता से आया। फिर क्या होता है उसका, क्या जो यदि कोई डिजीज होगा प्रेजेंट मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, डिजीज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो बेबी में भी जाएगा, ट्रांसफर्ड इनटू बेबी। इसको क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिजीज। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिजीज होता है, बाद में आपको मेडिसिन में ये पढ़ने को रहेगा। ठीक है, फिर चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो फंक्शन आप देख लिए क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन। तो एटीपी सिंथेसिस इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया अपना राइबोसोम भी कंटेन करता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। एक बात है, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आपको लिखवाए थे उसका क्या मतलब है कि जो ये तो प्रोटीन बना रहा है, पर जो जितना भी पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत है एंजाइम बनाने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से बना रहा है, उसको न्यूक्लियस से प्रोटीन लेना ही पड़ता है। जो न्यूक्लियस से पोर होता है वो साइटोसोल में आता है, प्रोटीन राइबोसोम के थ्रू बनता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है अनफोल्डेड प्रोटीन। यहाँ आगे फोल्ड होकर माइटोकॉन्ड्रिया जिसका जो जरूरत है वो प्रोटीन बनाता है। आगे बढ़ते हैं, एटीपी पार्टिसिपेट इन ऑल एनर्जी नीडेड एक्शन। जितना भी एनर्जी हम लोग के बॉडी, जैसे हाथ उठा रहे इसमें भी क्या एनर्जी चाहिए, कोई काम कर रहे उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑल एनर्जी नीडेड एक्शन। तो ऑलमोस्ट हर सेल को एटीपी चाहिए ही चाहिए। फिर चौथा क्या है? ग्रेन्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्ट एज कैटायन बाइंडिंग साइट। जो बताए थे कि मैट्रिक्स में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, वो कैसे एक्ट कर रहा है? कैटायन बाइंडिंग साइट। कोई कैटायन आयन है उसके लिए वो कैटायन उसको बाइंड कर रहा है अपने साथ। तो और क्या इन्वॉल्व रहेगा? इन द रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन आयन। कुछ आयन के कंसंट्रेशन के रेगुलेशन में भी ये हेल्प कर रहा है। फिर पांचवा लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर स्ट्रेस को भी सेंस कर सकता है। जिस पर इससे सेल पे कोई स्ट्रेस पड़ा, उसको कोई स्ट्रेस पड़ा, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज्यादा ओल्ड हो गया, मैच्योर्ड बहुत हो गया है, तो उसको सेलुलर स्ट्रेस को भी सेंस करता है। तो वो अपना क्या करेगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, वो नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? पार्टिसिपेट्स इन सेल डेथ। और पैथोलॉजिकल टर्म में सेल डेथ को नाम देते हैं क्या? प्रोग्राम सेल को नाम देते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, इट इज नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, फिर ये फंक्शन हो गया, इतना ही फंक्शन है। चलिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कंप्लीट कर लिए। चलिए फिर अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम मतलब क्या समझते हैं? लाइसो मतलब लाइटिक प्रोसेस। लाइटिक मतलब क्या होता है? लाइटिक जो तोड़ने का प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं लाइटिक प्रोसेस। सोम का मतलब हो गया बॉडी, लाइटिक प्रोसेस बॉडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस। इलेक्ट्रॉन डेंस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल क्या है? जैसे इसको सीधा बात क्या है? वेसिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। इसका साइज देख लेते हैं, डायमीटर देख लेते हैं। डायमीटर क्या होगा इसका? जो डायमीटर होगा 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर होगा। डायमीटर हो गया। तो बताए थे आपको क्या कि गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम बनाता है। कैसे बनाता है? टैगिंग ऑफ मैनोज 6 फॉस्फेट। चलिए इसको एक डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं। ये हो गया क्या? न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्ट बनाते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी, यहाँ पर लाइसोसोम निकाला,
माने फिर यही देखिए न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी एपरेटस, ये लाइसोसोम बना, बाहर से कोई सेल में बैक्टीरिया आ गया, जैसे इसका ये हो गया बैक्टीरिया, ये क्या हो गया फॉरेन बॉडी इसको नाम दे सकते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस है। ये क्या हो गया जो गोल्जी एपरेटस से बना उसको बोल रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और यही लाइसोसोम क्या क्या हाइड्रोलाइटिक, उसके अंदर फिर लाइसोसोम के अंदर बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया चला गया अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम को और क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। यही हुआ, इतना का मतलब इससे फोकस हो रहा है, क्या हो रहा है फॉर्म्ड इन गोल्जी एपरेटस नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम, फिर इट फ्यूजेस टू फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया और वायरस, इट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या कंसिस्ट, इसके अंदर देख रहे हो कुछ पार्टिकल है या जो भी है। लाइसोसोम कंसिस्ट ऑफ 40 टाइप्स ऑफ पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, 40 टाइप्स ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि एबल टू ब्रेक डाउन वेरियस मॉलिक्यूल्स। क्या है ये जो पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हुआ बहुत सारे मॉलिक्यूल को तोड़ने में सक्षम है, एबल टू ब्रेक डाउन वेरियस मॉलिक्यूल्स। उसका जो ये एंजाइम है, जो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वह वर्क अपना करता है एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच मतलब बोले तो क्या 5 पे एसिडिक पीएच पे काम करता है उसका जो एंजाइम है। फिर आगे बढ़ेंगे, लाइसोसोमल मैट्रिक्स इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन साइटोसोल। ये साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल फ्लूइड पार्ट है उसे 100 टाइम्स ज्यादा एसिडिक रहता है लाइसोसोमल एंजाइम। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे। अब इतना काम हो गया, अब फंक्शन देख लेंगे। और क्या, लाइसोसोम जो है ना वो एसिडिक बहुत है, उसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक है, और जो साइटोप्लाज्म का है वो न्यूट्रल पीएच पे रहता है। तो यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है कि बैरियर प्रेजेंट कर रहा है। और साइटोसोल से क्या होगा, साइटोसोल से हमेशा प्रोटॉन पंप होते रहेगा, इसके लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। समझे, लाइसोसोम के अंदर तो एंजाइम है जो कि वर्क करेगा एसिडिक पीएच पे, और जो साइटोसोल है, जो साइटोप्लाज्म का पीएच है वो न्यूट्रल रहता है। तो क्या यहाँ पर बैरियर प्रोड्यूस कर रहा है। यदि गलती से भी लाइसोसोम रप्चर हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए वर्क करने के लिए एसिडिक पीएच। आगे बढ़ते हैं फंक्शन पे। लाइसोसोम का फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना। कोई फॉरेन बॉडी आया उसका डाइजेशन करना, ये उसी का काम है। तो पहले लिखेगा डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेज। तो क्या डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस किससे करेगा, कोई बाहर से पार्टिकल आएगा, या बाहर से कोई फॉरेन बॉडी या सब्सटेंस आया, या तो अंदर का भी करेगा। जो बाहर से आ रहा है उसको खा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हेटेरोफैजी। और अंदर के ही सब्सटेंस को खा रहा है उसको क्या कहेंगे, आउटोफैजी। हेटेरोफैजी क्या होगा, वेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आए सेल के अंदर लाइसोसोम, तो उसको बोलेंगे हेटेरोफैजी। और आउटोफैजी किसको बोलेंगे, वेन लाइसोसोम फैगोसाइट्स ऑन सेल ऑर्गेनल। जब लाइसोसोम अपने ही सेल का सेल ऑर्गेनल फैगोसाइट करेगा तो उसे बोलेंगे आउटोफैजी, और जो बाहर से फॉरेन बॉडी है उसे बोलेंगे हेटेरोफैजी। एक क्या होता है, दूसरा होता है आउटोलिसिस। आउटोलिसिस क्या हुई, इसको बोलेंगे सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को ही बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। पूरा सेल को ही खा जाता है, पूरा सेल को ही खा जाता है। ये कब होगा, कोई अबनॉर्मल कंडीशन होगा, एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल कंडीशन जब होगा तभी ऐसा होगा। आइटोलिसिस मतलब क्या होगा, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय ऑन सेल। ऑटोलिसिस का मतलब ये हुआ लाइसोसोम डिस्ट्रॉय ऑन सेल। कैसे होगा ऑटोलिसिस, ड्यू टू
ड्यू टू रप्चर ऑफ लाइसोसोम रप्चर होने के बाद क्या होगा, रिलीज होगा। रिलीज क्या होगा, रिलीज ऑफ पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ऑटोलिसिस होगा। यही कहानी है, फंक्शन इतना है। डाइजेशन ऑफ पहले सब्सटेंस है, बाहर के पार्टिकल को जब फैगोसाइट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हेट्रोफैजी। अंदर के सेल ऑर्गन, सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको फैगोसाइटाइज कर रहा है तो ऑटोफैजी, ऑटोलिसिस भी काम है। और क्या, लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और यहाँ पर लाइसोसोम खत्म होता है। चलिए फिर लाइसोसोम का फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब फिर से चलते हैं अगला सेल ऑर्गेनेल के प्रति, और अगला सेल ऑर्गेनेल क्या है, परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम पर से क्या आ रहा है, परऑक्साइड। परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2। सोम का मतलब आपको पता है, बॉडी। कैसा होगा, सिमिलर टू लाइसोसोम है, सिमिलर टू लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। और क्या, इलेक्ट्रॉन डेंस है ये भी, इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन से दिखेगा। और क्या, एक फिगर बनाएंगे इसमें परऑक्सीजोम दिखाने के लिए। यहाँ पर क्या, क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, टोटल न्यूक्लियस हो गया, और ऐसे ऐसे वेसिकल में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम क्या करेगा, ये एंजाइम कंटेन किए हो रहता है, कंटेन्स एंजाइम, कंटेन्स एंजाइम। और एंजाइम का ये कुछ काम होगा, कुछ तो जो एंजाइम कंटेन किया उसका काम होगा। तो पहला काम लिख लेते हैं, क्या करेगा, कंटेन्स एंजाइम विच ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करता है, किसको करता है, विच ऑक्सीडाइज फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। और क्या, इसके बाद आल्सो ऑक्सीडाइज अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे कि लाइक अल्कोहल, अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा। और क्या, एक और बात है, जब ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस होगा तो उसमें H2O2 रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट की तरह, और जानते हैं H2O2 हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत टॉक्सिक है। लिखिए अगला, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस H2O2 रिलीज्ड एज, कैसे, बाई प्रोडक्ट की तरह निकलेगा, एज बाई प्रोडक्ट। और H2O2 जो है वो वेरी टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक। और परऑक्सीजोम एक मेन एंजाइम कंटेन किया रहेगा, मेन एंजाइम कंटेन परऑक्सीजोम एक मेन एंजाइम कंटेन किया रहेगा, कौन सा, कैटालेज, कैटालेज, कैटालेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालेज कहाँ मदद करेगा, देखिए फिर किसको ऑक्सीडाइज करा था, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और कुछ अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, फैटी एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्लस क्या बोले थे, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस H2O2 रिलीज, H2O2 रिलीज होगा, H2O2 रिलीज होगा। यहीं पे मदद करता है कैटालेज, जो H2O2 है, इन द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कैटालेज, कैटालेज के हेल्प से ये क्या बना लेगा, वाटर और ऑक्सीजन H2+O2। बस इतना ही काम है परऑक्सीजोम का। परऑक्सीजोम पर से याद आएगा, परऑक्साइड H2O2 बॉडी लाइसोसोम की तरह ही होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। परऑक्सीजन
एंजाइम कंटेन किए हुए रहता है, जो कि मदद करता है फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड को ऑक्सीडाइज करने में, और क्या अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि अल्कोहल। और इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान जो बाय प्रोडक्ट निकलता है H2O2, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, टॉक्सिक बोल सकते हैं, वेरी टॉक्सिक। और एक और एंजाइम पेरोक्सोजम कंटेन किया रहता है कैटालेज, और क्या किस चीज में मदद करता है, जो H2O2 को वो करता है कैटालेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटालेज, और उसको मदद करता है H2O वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर ये पेरोक्सोजम का काम हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स की तरह दिखेगा, स्मॉल पार्टिकल है। इसका डायमीटर जो होता है 15 से 20 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹। राइबोसोम क्या करता है? कंटेन आरएनए कंटेन किया रहता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और भी बहुत तरह के राइबोसोल प्रोटीन्स कंटेन किए हुए रहता है राइबोसोम। तो आगे इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो होता है 2 सब यूनिट से बना होता है राइबोसोम। बच्चों से जब पढ़ते आ रहे होंगे सेल का फिगर, तो राइबोसोम ऐसे बनाते होंगे, ये होता है एक यूनिट, ये हो गया, एक ये यूनिट हो गया, 2 सब यही लिख रहा है। इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 70s 80s उसको आप पढ़े होंगे। फिर ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये न्यूक्लियस में सेपरेटली प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस में एक तरह के यूनिट्स जो होता है ना, सब यूनिट्स होता है, वो सेपरेटली प्रोड्यूस हो रहा है, लिख रहा है न्यूक्लियस सेपरेटली प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस में होगा प्रोड्यूस्ड। और ये फिर क्या होगा? देन माइग्रेट टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में माइग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में माइग्रेट हुआ किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म में जो 2 सब यूनिट है वहां आके फ्यूज करेंगे, देन बोथ सब यूनिट्स यूनाइट टुगेदर। और क्या लिख रहा है? राइबोसोम आर अटैच्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एट सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम है अटैच्ड होगा डिफरेंट ग्रुप्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर बना लेते हैं ऐसे। फिर इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये तो ये क्या हो गया? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये राइबोसोम हो गया। इसीलिए बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एक्चुअली पॉलीराइबोसोम होता है, एक्चुअली पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रुप में रहता है, डिफरेंट ग्रुप्स में अटैच रहता है सरफेस पे, पॉली। और यहाँ पर क्या मिलेगा? फ्यूज, दोनों सब यूनिट फ्यूज मिलेंगे, फ्यूज 2 सब यूनिट्स। और अगला क्या है? राइबोसोम आल्सो स्कैटर्ड सिंगली या अरेंज इन ग्रुप्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम या तो सिंगली दिखा जाएगा या इन ग्रुप्स में दिखा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? सिंगली दिख रहा है तो फ्री राइबोसोम, और ग्रुप्स में दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? फ्री। ग्रुप में है, एक में नहीं है, ग्रुप में है तो पॉली पर लगाएंगे, पॉली राइबोसोम। तो यही बात है, इसका कहना यही है कि स्कैटर्ड मतलब होता है कि पूरे सेल में जहां तहां दिखेंगे। स्कैटर्ड का मतलब यही हुआ, या तो एक में दिख सकता है या तो ग्रुप में दिख सकते हैं। एक दिख रहे तो फ्री राइबोसोम, और ग्रुप में दिख रहे तो फ्री पॉली राइबोसोम। आगे फंक्शन देख लेते हैं इसका, यहीं पर देख लेंगे, ज्यादा फंक्शन है नहीं। फंक्शन क्या है? ये पहला क्या है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने में मदद करता है, तो लिख सकते हैं फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा फंक्शन क्या होगा? फ्री राइबोसोम देखें तो फ्री राइबोसोम क्या में मदद करेगा? फ्री राइबोसोम है तो सेल के अंदर ही प्रोटीन बनाएगा। फ्री राइबोसोम क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद इन द सेल। जो फ्री राइबोसोम है वो क्या करेगा? सेल के अंदर ही प्रोटीन बनाएगा। और एक क्या बताए थे यहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच्ड राइबोसोम है। तो तीसरा फंक्शन क्या होगा? अटैच्ड राइबोसोम का, अटैच्ड राइबोसोम। और क्या कर रहा था? ये प्रोटीन बना रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज रहा था। इसका मॉडिफिकेशन होते हुए गोल्गी apparatus से थ्रू सेल सरफेस या कोई बॉडी में भेजेगा। तो क्या काम है अटैच्ड राइबोसोम का? सिक्रेटरी प्रोटीन बनाने का। तो लिख सकते हैं अटैच्ड राइबोसोम helps in formation of secretory protein। ये हो गया फंक्शन राइबोसोम का। इतना है राइबोसोम में पढ़ने का। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट में पूछिए। ठीक है, देन थैंक यू।